साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो, कसा है। सबसे पहले आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, कभी आपको किसी पत्रकार का फ़ोन आया है जिसने आपको ये कहा हो कि आपकी पत्नी से हमें खुफिया सूचना मिली कि आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, या आपकी पत्नी ने हमें ये बताया कि आप मैट्रिमोनियल फ्रॉड करने के आदी, या आपकी पत्नी ने ये बताया कि आपने सब्सिक्वेंटली मैरिज कर ली है और वर्तमान मैरिज सर्वाइव कर रही है और आप एक बेईमान व्यक्ति हैं। ऐसे फ़ोन कॉल पे अक्सर हम क्या करते हैं, हम ऐसे फ़ोन कॉल पर स्पष्टीकरण देना शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने गलती नहीं करी है, मैं ईमानदार हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। ज़रा सोचिए कि जिन व्यक्तियों को आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा स्पष्टीकरण लेने की पावर कानून में है? बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है। क्या कोई पत्रकार बता के स्वयं को आपसे ऐसा स्पष्टीकरण ले सकता है? और मेरे भोले जीवों, भोले मैन साइड के व्यक्तियों, ऐसे स्पष्टीकरण देने में आप उतारू क्यों रहते हो? भाई अगला आपसे पूछ रहा है, बट अगला जब तक वेरीफाई नहीं हो रहा है, अगला जब तक ऑथेंटिकेट नहीं है, तब तक आप ऐसा स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हो? और अगर ऑथेंटिकेट हो भी गया तब भी उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसमें आपका कोई स्पष्टीकरण ले सके। मैं एक प्रैक्टिकल केस स्टडी को डिस्कस करूंगा और वहाँ पर एक ऐसे ही व्यक्ति का कॉल जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसने लड़के को परेशान किया और ये कहा कि मैं फला मीडिया से बोल रहा हूँ, अगर आपने सूचना नहीं दी तो जो वर्जन मैंने आपकी पत्नी का लिया है वो मुझे जो है छापना पड़ेगा। लड़का जो है घबरा गया और अल्टीमेटली उसने जो इलाज ढंग से किया उस पत्रकार का, वो एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है आज के डिस्कस की, जिसको जो है हमें समझना जो है ज़रूरी है। अब साथियों, ये तो है इस कहानी का एंड क्लाइमैक्स, पर शुरुआत कहाँ से हुई इस कहानी की, इसको भी जो है समझना होगा। साथियों, हम एक दो कैरेक्टर लेंगे इस केस के अंदर, एक लेंगे मिस्टर एम, ठीक है, और एक अपन लेंगे मिसेस सी। क्लियर है? दो लोग हैं, मिस्टर एम और मिसेस सी जो है पति पत्नी है। इनकी शादी हुई, सब कुछ ठीक चला, शादी के बाद में बच्चा भी हो गया, पर डिस्प्यूट जो है लगातार रहे। डिस्प्यूट्स के चलते ये अलग अलग हो गए। अल्टीमेटली मिस्टर एम ने एक मुकदमा दाखिल कर दिया डिवोर्स का। नोटिस गए मिसेस सी को, पर मिसेस सी अपीयर नहीं हुई। अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको एक्सपर्टी कर दिया, लड़के के बयान रिकॉर्ड कर लिए और लड़के को डिवोर्स ग्रांट कर दिया एक्सपर्टी। ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अब लड़के ने जो है वेट किया 90 दिन का। 90 दिन में भी कोई अपील दाखिल नहीं हुई, ना तो सेम कोर्ट में ना ही हाई कोर्ट में। तो लड़के ने जो है करीबन 1 साल बाद जो है सेकंड मैरिज परफॉर्म कर ली। अब जब ये बात मालूम पड़ी उस मिसेस सी को, तो उसने क्या करा, डोमेस्टिक वायलेंस 498 है, सेक्शन 125 CRPC, सेक्शन 24 HM एक्ट, कई मुकदमे जो है दाखिल कर दिए। उसका कहना यह था कि मेरे साथ जो है धोखा हुआ है और इस आदमी ने जो है सेकंड मैरिज परफॉर्म कर ली। बट उसने मैरिज वर्ड नहीं यूज़ करा। उसने कहा कि उसने फला लड़की को एज अ कॉन्क्यूबाइन रखा हुआ है केवल अपने शारीरिक सुख की पूर्ति के लिए। ये आदमी धोखेबाज है और ये आदमी मेरे साथ जो है मैट्रिमोनियल फ्रॉड प्ले कर रहा है। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि जो डिवोर्स ग्रांट हुआ था उसकी डिक्री को भी चैलेंज करने के लिए लड़की ने जो है आवेदन कर दिया। लड़की मीन्स मिसेस सी, उसकी पहली पत्नी मिस्टर एम की। और उसमें आवेदन करते समय उसने कई ग्राउंड्स को लिखा और ये जो आवेदन पेश हुआ था ये ऑर्डर 9 रूल 13 CPC के तहत जो है पेश किया गया था। और साथ ही साथ सेफ्टी पर्पस के लिए सेक्शन 151 CPC को भी लगा दिया गया कि माननीय न्यायालय जो भी अनुतोष ठीक समझे वो मिसेस सी के पक्ष में पारित करते हुए जो ये डिक्री हुई है एक्स पार्टी डिवोर्स की, उसको सेटिस्फाइड करते हुए हमको सुनवाई का मौका देते हुए मेरिट्स पे जो है केस का फैसला करें। क्लियर है? लड़के को जो है सम्मत मिले, लड़का अपीयर हुआ, उसे सारे फैक्ट्स पता है और खासकर ये फैक्ट्स पे प्लीड कर दिया कि मेरी जो है सेकंड मैरिज हो चुकी है और ये मैरिज मैंने पूरे 1 साल बाद करी है। तो सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट का जो बार है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर ये सेकंड मैरिज मेरी गलत है तो उसको चैलेंज करना चाहिए था, जो चैलेंज नहीं हुई है। जो सम्मन कोर्ट ने भेजे वो जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे, जिस पर सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट के प्रोविज़न लागू होते हैं। पता बिल्कुल ठीक है, जिसको डिस्प्यूट नहीं किया गया। अगर पता बिल्कुल ठीक है और डिस्प्यूट नहीं किया गया है तो वहाँ पर रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट को भी डीम्ड सर्विस मानते हुए जो ऑर्डर किए गए हैं वो सही है। और जो एक्सपर्टी ऑर्डर था उस तक को चैलेंज नहीं किया गया। और सबसे मजे की बात, पिटिशन में काफ़ी देरी बाद आई है और सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में स्पेसिफिक कारण देने होंगे। सामान्य कारण देते हुए कोर्ट डिले कंडोन नहीं कर सकता है, जिस पर कई अथॉरिटी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी और डिफरेंट हाई कोर्ट्स की भी। साथियों, ये केस चलता रहा। अल्टीमेटली केस जो है लड़का जीत गया। केस जीतने के करीबन 2 दिन बाद उस लड़के को एक फ़ोन आता है
और उसको ये कहा रहा था कि मैं फला फला एरिया से बोल रहा हूँ और मेरा नाम फला फला है, मेरा नंबर फला फला है और आपका पक्ष दीजिए। आपकी बीवी ने शिकायत करी है कि आपने जो है सेकंड मैरिज जो है परफॉर्म कर ली है और आप एक धोखेबाज व्यक्ति हैं, ऐसा लिखा गया उस कंटेंट में। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो मैं आपकी बीवी का वर्जन छापते हुए आपको बदनाम कर दूंगा। साथियों, वो लड़का बड़ा घबराया, वो एडवोकेट के पास गया, सारा मैटर जो है डिस्कस किया कि इस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है। अब एडवोकेट ने क्या करा, समझदारी करी इस केस में। उसने क्या करा कि एक स्पेसिफिक टीम को अलॉट कर दिया ये केस, और उस स्पेसिफिक टीम ने उस पत्रकार से बातचीत करी। जब बातचीत शुरू हुई फर्स्ट राउंड में, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भाई, आप एडवोकेट नहीं, आप खुद मिस्टर एम बोल रहे हो। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ और उनके ऑफिस से बोल रहा हूँ, वकील साहब के जो उनका केस डील विद कर रहे हैं। अब कुछ 25 क्वेश्चंस रखे होंगे, उसमें ही वो पत्रकार जो है ढीला पड़ गया और अल्टीमेटली मैदान छोड़ के भाग गया। वो क्वेश्चंस क्या थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, आप अपना पूरा नाम बताइए। उसने अपना पूरा नाम नहीं बताया, यहीं से जो है डाउट क्रिएट हो गया। दूसरी बात, आपका जो नंबर है, क्या यह नंबर व्हाट्सएप पर है, ये स्पष्ट करें। इसके अलावा आप कौन कौन से नंबर यूज़ कर रहे हैं, ये स्पष्ट करें। और हमें आपको जो है नोटिस भेजना है, क्वेश्चन नंबर 4 ये था, तो आपका पूरा पता बताएं और ये भी स्पष्ट करें, अगर ये नंबर व्हाट्सएप पर है तो क्या हम इन पर नोटिस भेज सकते हैं आपको। साथियों, का ये भी कहना था उनकी वकील साहब की टीम का कि जो भी आप हैं हम आपको नहीं जानते हैं, तो आप अपना स्पेसिफिकेशन दीजिए। अगर आप किसी मीडिया के व्यक्ति हैं तो कंसर्न मीडिया द्वारा एक प्रेस कार्ड जो है जारी किया रहता है, या एम्प्लॉय आईडी जो है वो जारी किया रहता है, उसमें एम्प्लॉय आईडी कोड होता है और उस प्रेस के सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई आईडी कार्ड ही नहीं है। तो 5 क्वेश्चन पूछने के बाद थोड़ा सा भूल गया, फ़ोन कट कर दिया गया, वापस से उसको फ़ोन लगाया गया। अब यहाँ पर दाव उल्टा पड़ गया, पहले तो वो फ़ोन कर रहा था हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में, अब फ़ोन हमारे पार्ट से जो है जाना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि अभी आप कहाँ पर हैं, तो बोलता मैं अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मत करो जी। तो आपका घर का एड्रेस होगा वो तो बता दो भाई, वहाँ नोटिस भेज रहे थे, बोले वो भी नहीं बताऊँगा। बोले नहीं, मैं तो फॉर्म हाउस पे खड़ा हूँ। उसने अपने आप ही स्पष्टीकरण दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई जिस फॉर्म हाउस में आप खड़े हो उसका एड्रेस दे दो। बोले नहीं, मैं अपने मित्र के फॉर्म हाउस पे हूँ। तो कोई बात नहीं, अपने मित्र के फॉर्म हाउस का एड्रेस दे दो, हम वहाँ नोटिस भेज देंगे आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 10 ये था कि बेसिकली जिस मीडिया से आप गवर्न हो उसके पास क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई लाइसेंस है या कोई रेगुलेशंस है कि वो इस तरह के न्यूज़ को जो है पब्लिश कर सकता है। बोले मुझे पता नहीं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको विशेष जोर रखना होगा कि साथियों जो भी प्रोसीडिंग होती है फैमिली कोर्ट्स की, उसको कोर्ट की परमिशन के बगैर पब्लिश ही नहीं किया जा सकता। तो ये बंदा या ये अथॉरिटी कैसे पब्लिश कर सकती थी कोर्ट की परमिशन के बगैर उस न्यूज़ को। उसको कारण पूछा गया कि क्या आपने परमिशन ली है कॉम्पिटेंट फैमिली कोर्ट से, तो बोले नहीं जी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने कहा जी है, आप अपना एड्रेस तो दो, तब आपको बताएंगे भाई कैसे होता है, क्या होता है, क्या स्थितियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि आपने किस अथॉरिटी से फ़ोन किया। बोले मुझे पता नहीं। क्या आपने मिसेस सी से ये प्रमाण लेने का प्रयास किया कि क्या वास्तव में वो मिस्टर एम की पत्नी है। 14वां क्वेश्चन था, मिसेस सी और मिस्टर एम के बीच रिलेशनशिप आज भी एग्जिस्ट करती हैं, वो पति पत्नी हो, क्या इसका आपने प्रमाण लिया। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन था कि आपको मालूम है कि भाई डिवोर्स चल रहा है, तो डिवोर्स ग्रांट हो गया है, इस संबंध में आपने कोई प्रमाण मिसेस सी से जानने का प्रयास किया। तो वो कहता नहीं, मैंने कोई जानने का प्रयास नहीं करा। 16वां क्वेश्चन था, अगर मिसेस सी का आइडेंटिफिकेशन ही कंफर्म नहीं है, उसका पूरा नाम आपको पता नहीं है, उसका फ़ोन नंबर पता नहीं है, उसका एड्रेस पता नहीं है, तो किसी लड़की के स्टेटमेंट से क्या आप किसी को फ़ोन कर देंगे? ऐसा दुस्साहस आपने कैसे किया? तो बोला मुझे वो भी नहीं पता। नंबर 17, इस तरह के फ़ोन कॉल्स अगर आपको आते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा, तो ये IT एक्ट जो है उसका भी उल्लंघन है और डिजिटल मीडिया के संबंध में रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसका भी उल्लंघन है। इसके अलावा ये सेक्शन 384 IPC की श्रेणी में भी आएगा कि यदि आपको एक्सटॉर्शन का प्रयास किया जा रहा है, और इसके साथ साथ सेक्शन 506 IPC में आएगा और उसके साथ साथ क्रिमिनल डिफेमेशन में आएगा। जब इस बारे में सूचना दी गई तो वो तो बंदा बोले मुझे तो बात नहीं करनी, उसने फिर फ़ोन काट दिया। फिर वापस फ़ोन लगाया गया उसको, तो डरते डरते उसने फ़ोन उठाया और वापस उसको ये कहा गया कि भाई मिसेस सी से आपकी बातचीत कब हुई, जो क्वेश्चन नंबर 18 था, कितनी देर तक हुई और उस बात में आपने क्या निष्कर्ष निकाला। बोले मुझे वो भी नहीं पता। मिसेस सी के घर में आप गए और आपने सही वेरिफिकेशन जानने की कोशिश करी। बोले मुझे वो भी नहीं पता। आर्टिकल 19(1)(a) संविधान के तहत आपको राइट है, बट वहाँ रेस्ट्रिक्शंस भी है, क्या उसकी आपको जानकारी है? बोले मुझे वो भी नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 21 उससे यह था कि जब आपको जानकारी नहीं है तो बगैर किसी अथॉरिटी के आपने किसी इनोसेंट व्यक्ति को फ़ोन कैसे कर दिया? क्या आपको मालूम है ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है? बोले मुझे वो भी नहीं पता। फिर क्वेश्चन 22 पूछते हुए एक
व्हाट्सएप मैसेज जो है उसको डाला गया कि भाई आप जो है क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं और उसको हैरेस कर रहे हैं, क्यों ना आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। आप अपना ऑफिशियल आईडी दीजिए और अपना पूरा कॉरस्पॉन्डेंस दीजिए। उस बंदे ने अपना व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, करीबन 4 दिन तक व्हाट्सएप ब्लॉक पड़ रहा। उसके बाद जिस न्यूज़ का उसने अपने आप को अथॉरिटी बताया, उसका उसने डीपी लगा रखा है। उस न्यूज़ चैनल को भी कॉरस्पॉन्डेंस किया गया, उसने साफ कह दिया कि भैया इस बंदे को हम जानते नहीं हैं। नंबर 24 पर एक निष्कर्ष निकल के आया कि कई बार एक फ्रीलांसर टाइप में लोग काम करते हैं किसी न्यूज़ चैनल के लिए, तो ये लोग ये मान बैठते हैं कि हम पत्रकार हैं और बीइंग अ पत्रकार हम किसी का भी वर्जन जाके ले सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया केस भी हो कि वो किसी अखबार का या किसी विजुअल मीडिया का ऑथेंटिकेट पत्रकार भी है, तब भी वो कोई वर्जन या कोई बाइट ना तो ले सकता है और ना ही पब्लिश कर सकता है। आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, रिसेंटली कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐसी अप्रोच को स्टिंग ऑपरेशंस का है, और स्टिंग ऑपरेशंस करना, पूछताछ करना, बिना मतलब बिना अथॉरिटी के इंटरवीन करना, ये उल्लंघन है किसी के राइट टू प्राइवेसी में। और आर्टिकल 21 संविधान का आपको प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन नंबर 25, इसके बाद तो वो बंदा ख़त्म से हो गया कि आपने एक फिक्टिशियस आईडी तैयार करके मेरे क्लाइंट को परेशान करने का प्रयास किया है, जो कि 66D IT एक्ट में भी ऑफेंस है। इस पर आपको क्या कहना है? उसके बाद में बंदे ने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। तो ये बात भले ही छोटी है पर बात बड़ी गंभीर है। आए दिन एक ट्रेंड बन गया है इन पत्रकारों का। जैसे हमारे अजमेर में भी कई स्मॉल न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ सोशल मीडिया पर उनका एक ट्रेंड बन चुका है कि आए दिन जो है माइक हटा दो, आए दिन जो है बात करो स्पष्टीकरण की। कई बार पहुंच जाएंगे एसपी ऑफिस में, कई बार पहुंच जाएंगे किसी वकील के पास में, कई बार पहुंच जाएंगे किसी हॉस्पिटल में, कई बार किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे, भाई हमको सूचना मिलेगी आपने एक क्राइम किया है, या आप इस क्राइम में इन्वॉल्व हो, या आपने सेकंड मैरिज कर ली है, या अपने पत्नी को आपने परेशान किया है। ऐसी कोई भी न्यूज़ की बाइट को लेने का और उसे पब्लिश करने का अधिकार लोकल न्यूज़ चैनल के पास में नहीं है, जब तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से उनको पूर्ण मान्यता या लाइसेंस ना मिल जाए। जिस संबंध में प्रेस काउंसिल के एक्ट भी बने हुए हैं, उनकी गाइडलाइंस भी है, जब तक उनको फॉलो नहीं किया जाएगा पब्लिकेशन के बारे में, तब तक ये कोई भी न्यूज़ जो है वो नहीं छाप सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 6 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण जजमेंट में भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप न्यूज़ को छाप रहे हैं तो सबसे पहले बात आपको ये अश्योर करनी है कि किसी की प्राइवेसी भंग नहीं हो रही हो। अगर ये ऐसा करते हैं तो दे आर ऑल्सो लायबल फॉर द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। तो छोटी सी बात ये है कि जो ये आपका वर्जन लेते हैं उनको वर्जन बिल्कुल ना दें, तंग करते हैं उनको लीगल नोटिस दो, और उसके बाद आप सिविल कोर्ट जाकर इनके खिलाफ इंजंक्शन, जिसको कहते हैं स्टे, भी जो है ले सकते हो बाय फाइलिंग एप्रोप्रिएट सिविल सूट, और ज़िंदगी भर के लिए इनको उस न्यूज़ चैनल से ही बार्ड करा दो। ना रहेंगे ऐसे फर्जी पत्रकार, और ना ये डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसको अफेक्ट कर पाएंगे। तो साथियों, कुल मिला के ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई उस व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। अगर हमें परेशान किया जा रहा है इस तरीके से, तो कैसे लड़ना है, क्या आपके अधिकार है, ये सब मैंने आपको अवेयर कर दिया है। सिर्फ हिम्मत की बात है। देखो साथियों, जीवन में जब भी लड़ रहे हो ये मान के चलना कि जीवन का आपका आखिरी युद्ध है, और योद्धा वो नहीं जिसके पास शक्तियाँ हैं वो लड़ रहा है, योद्धा वो है जिसके पास शक्तियाँ नहीं है तब भी वो सच के लिए लड़ रहा है। जो आप लड़ रहे हो, आप अपने लिए नहीं, आप संपूर्ण मैच राइट के लिए लड़ रहे हो। जब भी लड़ो तो एक एग्जाम्पल सेट करते हुए लड़ो, जैसे इस मिस्टर एम ने किया। कुल मिला के इसने साबित कर दिया कि अगर कानून में अधिकार है, उसकी जानकारी है, तो ऐसे फर्जी पत्रकारों को, ऐसे फर्जी मीडिया कर्मियों को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो साथियों, कुल मिला के बात आपके राइट्स की है, कुल मिला के बात समझदारी की। अगर फॉलो कर लेंगे तो बचे रह जाएंगे, नहीं करेंगे तो आपका ये शोषण करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। और अंतोगत्वा एक कंक्लूडिंग बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी मीडिया पर्सन को आपका इंटरव्यू लेने की पावर नहीं है। कंसेंट है तो ही ले सकते हैं वो, आप अपने कंसेंट मत दिया करो। नंबर 2, आपके जो प्राइवेसी के मैटर्स है उसको नहीं छाप सकते हैं, फैमिली कोड के मैटर है उसको नहीं छाप सकते हैं, इवन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ मॉडेस्टी के इशूज़ हैं उसको नहीं छाप सकते हैं। और अगर ये छापते हैं तो आप कोर्ट से स्टे ले सकते हो और मीडिया ट्रायल को प्रोहिबिट कर सकते हो। मीडिया कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं छाप सकती जिससे आपका प्राइवेसी या आपकी एक आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो या वो छवि जो है आपकी खराब हो। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो कीजिए और अपने राइट्स को सिक्योर कीजिए। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय श्री राम, जय बालाजी की।